So, welcome back. Once again, going into the same directions, reading and note-taking strategy. Right? Making connections between different text. देखो, हमने different आर्टिकल्स तो पढ़े, लेकिन उनके बीच में हमें कनेक्शंस भी बनाना जरूरी है. या एक ही टॉपिक पे 4-5 टेक्स्ट पढ़े, तो इसका की पॉइंट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, दूसरे के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे और तीसरे के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, उनके बीच में कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि माइंड जो है ना वैसे ही याद रखता है किसी चीज को जब हम प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं. यदि आप लिंक नहीं करोगे ना प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन से लिंक नहीं करोगे, तो वो ज्यादा देर तक याद नहीं रहते. ओके, सो लिंकिंग और कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग द थिंग्स. नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शंस. मैचिंग कीवर्ड्स दैट यू हैव डिवाइज्ड टू आइडेंटिफाई main points in different text can help you make link between the topics mentioned in the various sources of information that you read. तो आपने कुछ मैचिंग कीवर्ड्स बना रखे हैं कि भाई ये वर्ड यदि किसी में भी मिलता है, मान लो कि कोई भी एक कीवर्ड्स मिला, राइट, उसी को दूसरे में भी आप वही ढूंढ रहे हो. आप समझ रहे हो ना, कोई भी एक कीवर्ड ढूंढ रहे हो, तो एक टेक्स्ट में मिला कोई, फिर दूसरे टेक्स्ट में मान लो कि आप एक बुक की बात ले लो और एक कीवर्ड आपने उठाया, तो उस कीवर्ड को एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या एक पेज में कोई चीज मिला, वहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, राइट. सो वहां का इंफॉर्मेशन जो है वो आपने गेन कर लिया, जो भी था आपने समझ लिया. अब नेक्स्ट वही वर्ड उसी डॉक्यूमेंट में, उसी बुक में कहीं दूसरी जगह अपीयर हो रहा है, जहां अपीयर हो रहा है वो वर्ड, वहां पे कोई दूसरी बात कर रहा है, तो उससे उसको लिंक बनाना है ना आपको, राइट. तो ये मैचिंग वर्ड जो है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ टेक्स्ट में जहां जहां पे वो अपीयर हुआ, उसके बीच में ये लिंक बनाने में यही मैचिंग वर्ड्स काम आएंगे बेसिकली. Often you will notice contradiction or differences in the literature in relation to your research finding or the way theories and terminology are interpreted and used. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट में वो कीवर्ड जिसके बारे में भी आप ढूंढ रहे थे, तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे एडवांटेज की बात करी हो, किसी ने डिमेरिट्स पे उतनी बात नहीं करी हो, और कोई ऑथर ऐसा होगा कि उसकी डिमेरिट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, तो एडवांटेज प्लस डिमेरिट्स भी दिया होगा. या ऐसा हो सकता है कि उसी टॉपिक पे दो ऑथर ने काम किया हो, उसके एक्सपीरियंस अलग हो, उसके ऑब्जर्वेशंस अलग हो और दूसरे के ऑब्जर्वेशंस अलग हो. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के ऑब्जर्वेशन सिमिलर हो, राइट. तो एक कीवर्ड्स कितनी बार अपीयर हुआ, कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट में अपीयर हुआ, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंट्राडिक्शन या डिफरेंसेस है उन लिटरेचर के बीच में या नहीं, राइट, इन रिलेशन टू योर रिसर्च फाइंडिंग. क्योंकि आपको ये लिखना होता है वैसे भी रिव्यू जब आप डिस्कशन करते हो, तो कि एक ही टॉपिक के बारे में कि इनके क्या विचार थे, इनको क्या रिजल्ट मिला और हमें क्या रिजल्ट मिला, राइट. अदर ऑथर्स ने ये चीज ऑब्जर्व किया. ओके, तो ये मैचिंग कीवर्ड्स जो है वो वहां पे काम आने वाला है, और उस टाइप से जो भी चीज आपने एक्वायर किया हुआ है, मतलब नॉलेज, दैट नॉलेज यू कैन पुट इनटू द इन योर रिसर्च, मतलब रिसर्च क्या बोलते हो, थेसिस, जब भी आप लिखो. और द वेज द थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजी आर इंटरप्रेटेड एंड यूज. ऐसा भी हो सकता है कि उस टर्मिनोलॉजी को दूसरे ने एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हो, राइट, इंटरप्रेट किया हो और यूज किया हो, तो वो भी आपको समझ में आएगा. बाय राइटिंग कीवर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ योर सोर्स टेक्स्ट, यदि मार्जिन में आप कीवर्ड्स रख रहे हो और एज ए हेडिंग इन योर नोट्स, उस कीवर्ड्स को हेडिंग बना रहे हो, जैसे ब्लॉग वाला मैं बनाया था ना, उसमें वेब ब्लॉग में हेडिंग बना दी थी. हो सकता है कि आप कीवर्ड्स जो मार्जिन में वो लिखते हुए ब्लॉग, यू विल बी एबल टू फाइंड योर वे quickly to reference or part of the text where particular topic is discussed. तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि आप टेक्स्ट को जैसे आप पलटोगे, तो ये बात कहां पे एक्सेस हुई थी वो आप क्विकली रेफर कर सकते हो, राइट, जब भी कहीं भी डिस्कस करोगे. तो
Observing these connections between the different references and making them explicit in your writing is all part of being a critical researcher. यही critical researchers का जॉब है, क्योंकि भाई यहाँ सिमिलरिटी थी, यहाँ पे डिसिमिलरिटीज है, इन्होंने इस मैटर इस बात को ऐसे इंटरप्रेट किया है, किसी ने दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया उसको, यहाँ इसने इस ऑथर ने इस कॉन्टेक्स्ट में इस कीवर्ड को यूज किया, दूसरे ऑथर ने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कीवर्ड्स को यूज किया, तो यही तक क्रिटिकल इवेल्युएशन है बेसिकली. सो यू आर लीडिंग टुवर्ड ए क्रिटिकल रिसर्चर बेसिकली. इन चैप्टर 6 आई शो हाउ दिस कनेक्शंस बिकम रेलिवेंट. अब चैप्टर 6 में जाकर के बताया गया कि ये कनेक्शन जो बनाते हैं वो कैसे रेलिवेंट है व्हेन डिसाइडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू. जब आप रिव्यू लिटरेचर का स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि मतलब कैसे मैं लिखने वाले हूँ या लिखने वाला हूँ, कि इसका स्ट्रक्चर मतलब पहले कौन सी बात आएगी, किस वे में मेरा लिटरेचर रिव्यू फ्लो होएगा, वो वहां पे ये सबसे ज्यादा ये कनेक्शंस जो बना के रखे हो आप डिफरेंट टेक्स्ट के बीच में, वो मदद करने वाला है. एंड सेलेक्टिंग द डिफरेंट सोर्सेज, कौन कौन से सोर्स मुझे सेलेक्ट करने हैं, किसको हटा देना है, किसको रखना है, राइट, दैट यू विल use to support the various steps in the argument and that you develop in your review. मतलब जो आप यहाँ पे क्या है कि वेरियस स्टेप्स इन द आर्गुमेंट, आप किसी भी चीज के लिए आर्ग्यू करते हो तो स्टेप वाइज आर्ग्यू करते हो, अरे तो वो स्टेप वाइज आर्गुमेंट को यदि आप सपोर्ट करना है तो कहाँ पे कौन सी बात आएगी, वो उसको डेवलप करने में, उसको लिखने में आपको मदद मिलने वाली है. या जब भी आप रिव्यू कर रहे हो वहां पे रिव्यू रिकॉल, राइट, वहां पे आपको मदद मिलने वाली है इससे. और चैप्टर 6 उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को समझना, वहां पे जाकर के वो डिटेल उस चीज बात को बताएगा, राइट. इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू वर्कआउट ए सिस्टम, इसलिए एक जरूरी है कि हम एक सिस्टम वर्कआउट करें फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन द कीवर्ड्स identified in your notes on different texts so that you can effectively integrate ideas from different sources in your writing. मतलब क्रॉस रेफरेंसिंग का भी आपको सिस्टम, जो भी आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पर भी आपको डेवलप करना चाहिए. जैसे मान लो कि आपने बता दिया कि ये कीवर्ड्स दूसरे वाले डॉक्यूमेंट, दूसरा जो पे आर्टिकल जो पढ़ रहे हो उससे बना रहे हो, मतलब वहां पे भी उसके बारे में लिखोगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे कीवर्ड, कुछ न कुछ चीजें यहाँ लिखनी चाहिए कि पेज नंबर 10 वहां पे जाकर के देख लो. जैसे होता है ना, यहाँ पे कैसे बोल रहा है यहाँ पे कि इंडेक्स में कि चैप्टर 4 डिस्कस कर रहा है, लेकिन बोल रहा है ना चैप्टर 5 में हम ये बात डिस्कस करेंगे, चैप्टर 6 में हम ये बात डिस्कस करेंगे. दिस इज क्रॉस रेफरेंसिंग टाइप ऑफ थिंग, कि यहाँ से आप जिसको जरूरत है वो चैप्टर 6 जा सकता है, जिसको जरूरत है वो चैप्टर 5 जा सकता है, फिर चैप्टर 6 से जाएगा तो वहां से बैक वापस आ सकता है. तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग का सिस्टम डेवलप करना, किस वे में लिखोगे, पेज नंबर चाहे वहां, ताकि आप डायरेक्टली रीच कर पाओ, वो आपके नोट्स में फैसिलिटी होना चाहिए. ओके, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली इंटीग्रेट दैट. तब आप सारी चीजों को पढ़ करके ना उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि जनरली ना एक बार नोट्स बना रहे हो तो एक ही टेक्स्ट को देख करके बनाओगे, वहां पे जो कीवर्ड आएगा दूसरा जो बनेगा वो तो दूसरे ढंग से बनेगा. अब इसको इसके बीच में लिंक करना है, तो यही मैचिंग कीवर्ड जो होगा इसमें भी ये भी कीवर्ड होगा, तभी तो जाकर के उसके बीच में कम्युनिकेट करोगे. और कैसे यहाँ से यहाँ जाना है वो आपको समझना है, राइट. अगेन यू फेस द चॉइस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेपर बेस्ड सिस्टम. अगेन यहाँ पर भी आपको चॉइस है कि आपको कंप्यूटर पे ये सारे नोट्स बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, या पेपर बेस्ड सिस्टम यूज करना है, राइट. ए सिस्टम ऑफ नोट कार्ड्स इज ऑल्सो इज A system of note card is recommended by some. कुछ लोगों ने नोट कार्ड का भी सिस्टम जो है वो रेकमेंड किया है कि आप छोटे छोटे कार्ड पे जाकर के जो भी आपको इंफॉर्मेशन लिखना है और जो चीजें लिखनी है उसको भी आप यूज कर सकते हो, करेक्ट. तो नोट कार्ड्स के लिए भी रिकमेंडेशंस है. He says if using cards, यदि मान लो कि आप नोट कार्ड्स यूज कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड वन सेट ऑफ कार्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, कि जो रेफरेंस का डिटेल होगा ऑफ ईच रेफरेंस के लिए एक एक कार्ड होना चाहिए. ठीक है, एक एक कार्ड जो होना चाहिए, एक कार्ड जो होना चाहिए वो बिब्लियोग्राफिक के लिए होना चाहिए, एंड अनदर फॉर नोट्स
of key points taken from each reference. मतलब जैसे मान लो कि आपके पास 2 कार्ड होना चाहिए उस केस में, एक कार्ड जिसमें सिर्फ रेफरेंस होना चाहिए। ये सब जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो डॉक्टर पांत, डॉक्टर पादी, ये लोग इसी टाइप के सिस्टम यूज करते थे, कार्ड खरीद करके, कि उस पर रेफरेंस लिखते थे और एक कार्ड पे इंफॉर्मेशन कि इस रेफरेंस से मैंने ये लिया है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाता था, तो पता चलता था कि ये रेफरेंस इंफॉर्मेशन लिया और इस रेफरेंस से लिया था। तो इस टाइप का सिस्टम जो है वो बोल रहे हैं कि लोग यदि आप यूज कर रहे हो तो ऐसे यूज करना चाहिए, यदि आप नोट कार्ड का यदि आप बना रहे हो तो। फॉर लेटर सेट ऑफ cards you can identify the text that the notes are from by writing the author's name and date of publication at the top of the card। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन और ऑथर का नाम डाल दो उस कार्ड पे जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन लिया था, और बाकी डिटेल तो दूसरे वाले में है ही, वहां से मैच हो जाएगा, नंबर से भी मैच हो जाएगा, या फिर दोनों एक उसका ऑथर का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन भी डाल, तो 3 चीज मैच करने के लिए हो गया ना, गलती नहीं होगी। एज ए मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग टू राइटिंग, जब आप पढ़ने के बाद अब आप शिफ्ट कर रहे हो, रीड कर लिया अब राइट की तरफ जा रहे हो, as a means of facilitating the shift from reading to writing, if you record one piece of information on each note card with a clear reference of where it has come from, you can file this information under keywords to make connection between the text। तब बोल रहे हैं कि तब आप यदि इतना क्लियरिटी के साथ, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपने एक कार्ड पे रखा है और वो किस रेफरेंस से आया है ये चीज है, तो बोल रहे हैं कि आप इसको फाइल कर सकते हो एक कीवर्ड के हिसाब से, कि ये कीवर्ड मिला तो इस कीवर्ड से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन इसमें था और इसके टेक्स्ट में, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें था इस टेक्स्ट में, लाइक दिस। तो कीवर्ड के हिसाब से आप फाइलिंग कर सकते हो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे इतने आर्टिकल्स मिले थे और इसके मेन निचोड़ ये हैं। When preparing to write, जब आप लिखने जा रहे हो तो you can lay all your cards out on the floor, फिर आप वो सारे कार्ड को फ्लोर पे बिछा कर रख सकते हो। And shift around the order of information you want to include, और फिर वो कार्ड को शिफ्ट करना जरूरी है, मतलब आप इजी है आपके लिए कि किस ऑर्डर में आप इंफॉर्मेशन जो है लिखने वाले हो, वो तो सिर्फ उठा के इधर लगा देना है, अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लाइक दिस। अब आपको ऑर्डर नहीं पसंद आ रहा तो फिर आप चेंज कर दो। तो उस समय के टेक्निक्स हैं कि जब कंप्यूटर नहीं होते थे, वही सारी चीजें तो कंप्यूटर में भी आई है, लेकिन कंप्यूटर का एक प्रॉब्लम है कि उतना बड़ा स्क्रीन नहीं हो सकता जितना बड़ा आपके पास फ्लोर है कि आप बिछा के रख दो, आराम से पूरे घर में बिछा दो और आराम से देखा चाहिए नहीं, ये तो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। दिस इज ए यूजफुल वे ऑफ वर्किंग आउट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। करेक्ट, ठीक है। You may feel, however, that a system of note cards seems quite laborious, ऐसा आपको लग सकता है, and time consuming when computer packages are available with quick and efficient keywords search facility। राइट, उसके कंपैरिजन में ये क्या लगेगा आपको, लेबोरियस लगेगा, and it is time consuming also। Nevertheless, your available floor space is probably bigger than your computer screen, naturally, and therefore physically spreading out and moving around your note cards may give you more flexibility when organizing your ideas for your writing। ओके, क्योंकि वहां पे पेपर पे जो है वो सारी चीजें दिख नहीं रही हैं स्क्रीन पे, वो जो है वो बोल रहे हैं कि फ्लोर पे तो आराम से दिख जाएंगे। It may be that you adopt a computer-based note-taking system first, ऐसा भी कर सकते हो, when you are reading widely and exploring ideas, then you can consider putting the most relevant topics on note cards। उसमें से पहले आप कंप्यूटर पे एक्सप्लोर करो, सारी चीज करो, और फिर आप नोट कार्ड पे डाल सकते हो when formulating your argument for your written review
के लिए जब आप उसके रिव्यू लिख रहे हो उस समय पे आप नोट कार्ड पे लिख लो, और क्योंकि ऑर्गेनाइज करना वो इजी रहेगा, ऐसा कर सकते हो। वो चैप्टर 6 में अगेन कैसे लिखना है, राइटिंग शुरू हो जाती है चैप्टर 6 में, तो वहां पे जाके और क्लैरिटी डेवलप होएगी, इनके यूज होने वाले हैं। ओके, मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द यूजिंग कीवर्ड्स, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज NVivo, which is primarily known as a tool for collation, coding, and analysis of qualitative data that can be invaluable for making connections between the different source text. मतलब एक जो है कि NVivo जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसको आप अलग अलग टेक्स्ट को कोलेट करने के लिए एक साथ उसमें जोड़ सकते हो, कोडिंग एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा को कोड कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। उसके लिए एंड यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सोर्स टेक्स्ट, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इट ऑफर्स मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस टेक्निक्स देन दोज अवेलेबल ऑन रेफरेंस मैनेजर्स एप्लीकेशन सच एज एंड नोट। बोल रहा है ये NVivo जो सॉफ्टवेयर जो है वो रेफरेंस मैनेजर जो एंड नोट है उससे ज्यादा इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इफ यू फील यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दोज पैकेजेस, इफ इट इज फ्री इट इज गुड। नहीं तो कई बार कोई भी सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी बढ़िया हो, आजकल ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है वो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि कोई ना कोई उसका ओपन सोर्स उन्होंने निकाल ही रखा होगा। थोड़ा ये है कि थोड़ा सीखना, उसकी थोड़ी लिमिटेड कैपेसिटी हो जाती है, बट ये है कि अब फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस एप्लीकेशन अलाउज मतलब NVivo allows you to analyze the literature in a similar way to the analysis of qualitative data by adding codes to your notes। मतलब जैसे ये बोल रहे हैं कि क्वालिटेटिव डेटा को आप एनालिसिस करते हो बाय यूजिंग कोड, मतलब उसको कोड कर देते हैं, नंबर दे दे करके करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसको। उसी तरह से ये जो है लिटरेचर रिव्यू को भी अपना जो है वो जो टेक्स्ट जो आपने नोट्स बना, तो वहां पे जो नोट्स जो बना हुआ उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो बाय कोडिंग करके, इसमें ऐसा दिया हुआ है। विद इन NVivo यू कैन रन क्वेरीज फॉर सर्च for theme across the source, thus helping you make connections between the keywords across your references and note the similarities and differences between the ideas of the author being cited। ये भी चीज आप देख सकते हो कि similarities और differences क्या है। You can either import bibliographic informations and your notes about literature from a reference manager tool such as EndNotes। अभी बोल रहा है कि आप एंड नोट से भी इंपोर्ट कर सकते हो NVivo में, जो आपने ऑलरेडी बिब्लियोग्राफी वगैरह जो चीज बनाई है, राइट। और क्या बोला कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को भी, आइडियाज को आप इंटीग्रेट कर सकते हो विथ ऑथर बीइंग साइटेड। अगेन ये चैप्टर 5 में एंड नोट के बारे में प्रोबेबली द ऑथर इज गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दैट। Or you can take notes directly into NVivo for each source that you read। डायरेक्टली आप उसमें भी पढ़ो और वहीं पे NVivo में आप नोट्स बनाते जाओ, ये भी पॉसिबल है, ये भी आप कर सकते हो। A technique commonly recommended by supervisors to help you achieve an overview of the source that you are reading is the creation of table in which यू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ आर्टिकल। जैसे डॉक्टर आके इस टाइप के टेबल्स आपको रेकमेंड करेंगे, लोग करते हैं इस टाइप से कि आप ऐसे करके इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करो, जो टेबल बनाते भी हो आप, जो मास्टर चार्ट इस टाइप के लोग जो बनाते हैं। तो वही बोला कि रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब इतने आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो उसको टेबल में समराइज करो। रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन दिस वे enables you to make quick comparison between the studies identifying similarities and differences। इससे फायदा क्या होता है, यदि आप टेबुलेटेड फॉर्म में इस टाइप ये यूज कर रहे हो सिस्टम, तो आपको दो स्टडी के बीच में जो भी आपने रेफरेंसेस कलेक्ट करे उसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में लिखने में काफी मदद मिलती है।
The table can provide a helpful stepping stone for writing. राइटिंग के टाइम पे ये टेबल काफी यूजफुल होगा, स्पेशली व्हेन रिव्यूइंग अ नंबर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च स्टडीज ऑन ए सिमिलर थीम, क्योंकि सिमिलर थीम पे अब बहुत सारे स्टडीज जो है आपने रिव्यू करे हैं, तो उसके बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं वो लिखने के वक्त आपको काफी मदद मिल सकती है. Example, investigation into the usage of a student's first language in a second language learning classroom. आगे चल के वो टेबल भी बनाएगा. Extracting key information in this way from a source encourages you to be concise and focus on the essential informations for comparing and contrasting across the references. मतलब बोल रहा है कि कीवर्ड की इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल लेना, राइट. ये आपको इनकरेज करता है टू बी कंसाइज. आप कंसाइज हो जाओगे, फोकस हो जाओगे, आप सिर्फ उसमें से इसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकालोगे कि इसमें क्या सिमिलरिटीज थे और क्या डिफरेंसेस था. सैंपल हेडिंग फॉर ए टेबल आर शोन बिलो. जैसे ईयर, ऑथर और ईयर दे दिया. एम और रिसर्च क्वेश्चन उनके क्या थे यहाँ पे डाल दिया. लोकेशन ऑफ द स्टडी, कहाँ पे वो स्टडी हुई थी. सैंपल साइज क्या था, उसकी आइडेंटिटी क्या है. डेटा कलेक्शन मेथड क्या थे, की फाइंडिंग्स क्या थे. तो आपको पता है यदि मान लो कि यहाँ पे एक सेम थीम पे आर्टिकल्स ऑन थीम ऑफ, मतलब किस थीम पे था, तो एक ही थीम पे इतने सारे आर्टिकल्स मिल गए, तो की फाइंडिंग से आपको पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे सिमिलरिटीज है और कहाँ पे डिफरेंसेस है. सो दिस टाइप ऑफ टेबल हेल्प्स यू in writing at the time of writing your thesis. Okay. However, prior to tabular comparison, it is strongly recommended that you take notes in a more detailed manner on each source text, either on paper or using mind map, digital notebook, reference manager software or NVivo. This ensures you have recorded more details if needed later on as you progress with your research. देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले भी बोला कि आप टेबल जब बना रहे हो तो डिटेल्ड स्टडी करने के बाद ही आप बनाओ टेबल, और वो भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आप अपने पास रखना है, तब जाकर के फाइनल टेबल में कन्वर्ट करो. क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके पास अवेलेबल है, और इसकी जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे आपका रिसर्च जो है प्रोग्रेस होएगा. जैसे जैसे आगे आप लिखोगे, हो सकता है कि एक पेपर के बाद आप दूसरा लिखो, एक लिखने के बाद आपको आइडिया और डेवलप होंगे, वहां पे हो सकता है कि जो आइडिया डेवलप हुआ था उसको आप यूज करोगे. तो ये सारी चीजें जो है गलत. ओके, अब लास्ट पार्ट है टेक्निक्स फॉर राइटिंग समरी. समरी कैसे लिखना चाहिए, राइट. सो रीडिंग इज क्लोजली कनेक्टेड टू द राइटिंग प्रोसेस. पहले बोल रहा है दिस कनेक्शन स्टार्ट्स व्हेन यू एनोटेट, टेक नोट्स एंड राइट समरीज ऑफ टेक्स्ट दैट यू रीड. ये वहीं से शुरू हो जाता है काम. क्या? दिस स्टार्ट्स, राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन यू एनोटेट. जब आप एनोटेट करते हो, एनोटेट समझ रहे हो, हाईलाइट लगा दिया, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया. टेक नोट्स, जब नोट्स आप लिखते हो, एंड समरीज लिखते हो जो पढ़ा उसका. द क्लोज रिलेशनशिप कंटिन्यूज व्हाइल यू ड्राफ्ट एंड रीड्राफ्ट योर डिसीजन और थीसिस. तब आप एक फर्स्ट ड्राफ्ट स्टार्ट करते हो तो और क्लोज कनेक्शन शुरू होता है रीडिंग और राइटिंग के बीच में. रीड्राफ्ट करते हो, फिर से दोबारा ड्राफ्ट बनाते हो डिसीजन का और थीसिस का. कितने हमने बनाया है वो तो पता ही नहीं, ठीक है. A summary is a concise synopsis of a text which includes the main point of the original text as opposed to all the details. ये बात याद रखिएगा. समरी का है वो कंसाइज सिनॉप्सिस है उस टेक्स्ट का, that includes main points of the original text.
एज अपोज टू द ऑल डिटेल। मतलब सारी डिटेल नहीं लिखने हैं हमें, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं समरी में। अगेन एक नेक्स्ट लाइन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैराफ्रेज। ये पैराफ्रेज से डिफरेंट है। व्हेन यू राइट ए पैराफ्रेज, जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो किसी चीज के, तो ऑल इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस और ग्रुप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल साइटेड सोर्स इज रीवर्डेड। मतलब वहां पे कुछ छोड़ते नहीं हो पैराफ्रेज करते हो तो ऑल इंफॉर्मेशन जो उस सेंटेंस में होता है या ग्रुप ऑफ सेंटेंस में होता है उसको रीवर्डेड कर देते हो, मतलब एक दूसरे शब्द में लिख देते हो। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको मेन पॉइंट लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है समरी में। ओके, द एम इज टू rephrase everything and not to select the most important point। यहाँ पे क्या करना है, rephrase करना है। the aim is to rephrase everything and not select the main point। ये किससे rephrasing में था, सॉरी paraphrasing में था, ये paraphrasing का continuation चल रहा है। although there may be occasion when you wish to paraphrase, it is more common to summarize when taking information from source text, as usually you will wish to be selective about the information you incorporate into your main writing। Okay, नहीं एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बोला कि समरी जो है वो पैराफ्रेज नहीं है, आपको सेंटेंस उठाने हैं, लाइक उसके डिटेल नहीं लिखने हैं, उसके मेन आइडियाज, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए समरी में। करेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है द एम इज टू रीफ्रेज एवरीथिंग बोल रहा है एंड नॉट सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं देना है, मतलब बाकी भी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे उनको भी रीफ्रेज करके लिखना है ताकि समरी उसकी आ जाए पूरी। सिर्फ मेन पॉइंट ही नहीं झलकने चाहिए, बाकी भी चीजें होनी चाहिए, बट एक डिफरेंट वर्ड में। अब बोल रहा है कि ऑल्दो देयर मे बी ओकेजन, ऐसा हो सकता है कि जो यू विश टू पैराफ्रेज, ऐसा हो सकता है कि आप समरी में आप पैराफ्रेज ही करो, राइट। It may be more common to summarize when taking information from source text, as usually you is to be selective about the information you incorporate in your text into your own writing। मतलब बोल रहा है कि यदि आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली ये डिसाइड किया है कि सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही मुझे प्रोवाइड करना है समरी में, तो आप वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को पैराफ्रेज भी कर सकते हो समरी में लिखते वक्त, लेकिन वो टारगेटेड हो गया आपका। So there are different types of summary, इसलिए different types of summary आएगी and the type you write will vary according to your purpose at a particular point। मतलब आप किस टाइप का समरी आप लिखने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम यहीं पर रोकते हैं, राइट। सो थैंक यू। जो थोड़ा बहुत जो भी बचा होगा वो नेक्स्ट में देखेंगे। अभी भी हमारे पास 13 स्लाइड बचे हुए हैं, इसलिए इट्स ओके, we'll stop it here, right? Okay, thank you.